नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आइजम्स की खास पेशकश मंथन में आपका स्वागत है और हम मीडिया का भी मंथन कर रहे हैं, जो ये तथाकथित चौथा स्तंभ है, चौथा खंबा है जमहूरियत का, लोकतंत्र का। और इस पर बात करने के लिए आज एक खास मेहमान मेरे साथ हैं। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आप सब लोग उनसे भली भांति वाकिफ हैं। रवीश कुमार हमारे साथ हैं। थैंक यू संदीप, थैंक यू, धन्यवाद। और रवीश के बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं, फिर बातचीत करेंगे। पहले सुनिए। कोई अपने नाम के आगे नमस्कार लगाता है क्या? 16 साल से मैं यही कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पिछले 10 साल में उत्तर प्रदेश की जाति केंद्रित राजनीति में यह बहुत बड़ा बदलाव है। रवीश कुमार, रवीश कुमार, रवीश कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। देश में जिस वक्त पत्रकारिता की निष्पक्षता पर सवाल है, उस दौर में रवीश कुमार बेबाकी से सरोकारों की पत्रकारिता कर रहे हैं। एनडीटीवी के मैनेजिंग एडिटर रवीश कुमार खबरों और मुद्दों को दर्शकों तक सरल और सीधे अंदाज में पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। ये दोनों बिहार के बेतिया जिले के हैं, मैं मोतिहारी जिले का हूँ। दोनों प्रवासी हैं। मैं एनडीटीवी में मोटी कमाई वाला पत्रकार हूँ। ये 6,000 रुपया कमाते हैं, मगर जब ये खाना, जब ये गाना और जब इनकी बोली का हाल बहो सुनते हैं तो एक रिश्ता अपने आप बन जाता है। वो अपनी बात बिना लाग लपेट के कहते हैं। गरीबों की गरीबी दूर कर सकते हैं। सवाल आपके सामने था कि मुसलमानों का नेतृत्व कौन करे, मजहबी नेता या सियासी नेता। इस बात से बेपरवाह कि उनकी खबरों से सत्ता के गलियारों में कैसी तिलमिलाहट होगी। रवीश कुमार के प्राइम टाइम शो की चर्चा संसद से सड़क तक होती है। राजनीतिक महत्व इस जगह का इतना है कि यहाँ पर 3 विधानसभा इस जिले में मौजूद हैं। कल्याण सिंह आजकल चर्चा में है कि क्या बीजेपी उन्हें दोबारा वापस ला सकेगी। 2019 में रवीश कुमार को पत्रकारिता में योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है। इससे पहले वो रामनाथ गोयनका पत्रकारिता अवार्ड, गौरी लंकेश अवार्ड, गणेश शंकर विद्यार्थी अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। गांधी की कर्मभूमि चंपारण से ताल्लुक रखने वाले रवीश कुमार ने 5 किताबें लिखी हैं, जिसमें इश्क में शहर होना, देखते रहिए, रवीश पंथी, द फ्री वॉइस और बोलना ही है शामिल है। पत्रकारिता में भविष्य संवारने वालों के लिए रवीश कुमार रोल मॉडल बनकर उभरे हैं। तो आज रवीश कुमार से हम बातचीत करने वाले हैं इस चौथे खंबे की, चौथे स्तंभ की। मैंने तथाकथित शब्द इस्तेमाल किया। मैंने कल भी कहा था ये दरक रहा है, ये चर्चा पुरानी हो गई है। ये खंबा है भी या नहीं, इस पर भी चर्चा करना अब जरूरी हो जाता है। और रवीश, एक वो पुरानी कहावत है अंग्रेजी में, वी आर लिविंग इन इंटरेस्टिंग टाइम्स। पर जर्नलिज्म के बारे में आज कहा जाए वी आर लिविंग इन डिफिकल्ट टाइम्स, तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। उससे भी खतरनाक स्थिति है। देखिए, पहले नेता झूठ बोलते थे तो अखबार वाले, टीवी वाले उस झूठ का पर्दाफाश करते थे। अब तो नेता के झूठ बोलने से पहले वही झूठ टीवी वाले बोल देते हैं। और जब आप झूठ बोलते हैं, जब आप वायलेंस फैलाते हैं और अपनी भाषा में हिंसा का, एक्सक्लूजन का, दूसरे समुदायों को अलग करने का, असहमति रखने वालों को लिबरल, टुकड़े टुकड़े गैंग बताने का, देशद्रोही बताने का, इन सब मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं, तो आप क्या कर रहे होते हैं? आप धीरे धीरे नागरिक को उसके नागरिक बोध और नागरिक अधिकार से बेदखल कर रहे होते हैं। उससे आप स्टेटलेस बना रहे होते हैं। जबकि हमारा आपका काम ये है कि हम नागरिक को सही सूचनाओं से इतना एम्पावर करें, निर्भीक सूचनाओं से इतना एम्पावर करें, सशक्तिकरण करें उसका, कि उसका अधिकार बोध, नागरिक बोध बड़ा होता जाए, मजबूत होता जाए और सचमुच लगे कि स्टेट जो है उसका सेवक है, उसका मालिक नहीं है। तो आज का जो टेलीविज़न चैनल है और जो मीडिया है,
वो कहीं भी आप देखें, और भारत जैसे शिक्षित, अशिक्षित, अर्धशिक्षित समाज में जहाँ पे बहुत सारे जो पिता हैं जो दहेज लेने के बाद जो मारुति ले लेते हैं और वॉशिंग मशीन ले लेते हैं, आपके घरों में भी आपके पिताओं को भी चेक कीजिएगा तो 20 साल से वो कोई किताब नहीं पढ़े हैं, लेकिन कश्मीर पे आपको ड्राइंग रूम में ज्ञान देते मिल जाएंगे आपको, है ना। तो अपने पिताओं को चेक कीजिए घर में, बहुत खतरनाक स्थिति में हम पहुंचते चले नहीं, जा रहे हैं। आजकल संविधान की बड़ी दुहाई दी जा रही है रवीश। तो मैंने एक हमने राष्ट्रीय प्रवक्ता से पूछा कितने अनुच्छेद हैं, कितने आर्टिकल हैं, प्रियम्बल पढ़ के बता दो, तो नहीं पता था। नहीं पता रहेगा, हाँ। क्योंकि हमने संविधान के हिसाब से नागरिकता का निर्माण नहीं किया। शपथ तो हमने ली थी कि हम सब कुछ संविधान के हिसाब से करेंगे, व्यवस्था का भी निर्माण करेंगे और नागरिकता का भी निर्माण करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। बहुत लोगों ने तो अपनी जिंदगी गुजर गई, लेकिन संविधान की किताब अपनी आंखों से या स्पर्श करके नहीं देखी है, ना महसूस किया है। अब जबकि ये आंदोलन चल रहा है बहुत साथ, इसमें एक अच्छी चीज ये है कि लोग संविधान की बात कर रहे हैं, जो हमें एक अलग तरीके से, नए तरीके से एक नागरिक बनने की प्रेरणा देता है। लेकिन जब ये मीडिया इसको खत्म करने के प्रोजेक्ट में लग जाए, वो एक दीवार बन जाए, तो इसमें नागरिकों के लिए बहुत मुश्किल दौर आने वाले हैं। पर आप नकारात्मक भी बहुत है। नहीं, यही सकारात्मक है। आप मीडिया के हिस्सा हैं, आप एक चैनल के मैनेजिंग एडिटर हैं, सार्वजनिक मंचों से आप कहते हैं कि टीवी देखना बंद कर दो। हाँ, वो तो बहुत सारे लोग कहते हैं बेहतर करो या टीवी देखना ही बंद कर दो। वो दोनों है। आप अगर मेरा प्रोग्राम देखें तो मैं टीवी को बेहतर ही कर रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोग जब मेरे बारे में बात करते हैं तो सोशल मीडिया में IT सेल ने जो धारणा बनाई है उसके रिस्पॉन्स में करते हैं। लेकिन आप मेरे प्रोग्राम के बारे में बात कीजिए ना, कि उसमें किस तरह का प्रयोग किया है। कि आज के ही समय में आप देखिए कि 30 मिनट की कमेंट्री चल रही है, उसको यूट्यूब में 1-1 मिलियन 2-2 मिलियन देख रहे हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि टीवी को नहीं देखना चाहिए। अगर आप मुझे लंबा वक्त देंगे तो मैं इस पे लंबा बोल सकता हूं। बिल्कुल। क्यों नहीं देखना चाहिए? इस टीवी को नहीं देखना चाहिए किसी भी स्वाभिमानी दर्शक को। जो टेलीविजन दर्शक के स्वाभिमान से खिलवाड़ करे, उसको वो 250 रुपया केबल का नहीं देना चाहिए, बल्कि वो पैसा प्रधानमंत्री राहत कोष में देना चाहिए, और अपने घर में आप PM की फोटो लगा लीजिए। ये ठीक बात है ना। प्रधानमंत्री राहत कोष का सिस्टम ठीक चलता है, लोगों की मदद होती रहती है, तो आप वहां भेज दीजिए। ये बात मैं किसी हल्के में संदीप नहीं कहता हूं, सोच समझ के कहता हूं कि जब टीवी आपको दंगाई बनाने लगे, उस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने लगे, झूठ फैलाने लगे, सरकार से ना पूछकर आपसे पूछने लगे, तो इसका मतलब है कि वो टीवी नहीं है, वो प्रेस के नाम पर कमाई गई विश्वसनीयता का इस्तेमाल करके नागरिकों के अलग अलग समूहों को अलग अलग समय में उसको खारिज करता है और उसको कमजोर बनाता है। तो आप ऐसे टीवी को देखना चाहते हैं, और आप एक प्रक्रिया के तौर पर देखिए कि इसमें क्या कंटेंट है। हर टेलीविजन चैनल से अब रिपोर्टर की बैटरी गायब है। हम जब फील्ड में थे तो हमारा कंपटीशन अच्छे रिपोर्टर से होता था, उसका चैनल चाहे जैसा भी हो, नंबर 1 है या 2 है या 10वें नंबर पे है, लेकिन फील्ड में घूमने वाला आदमी बेहतरीन रिपोर्टर को रिकॉग्नाइज करता था। उसका एक सेल्फ रेस्पेक्ट होता था। सैलरी भले उसकी कम है, वो लोकप्रियता भी नहीं है, लेकिन अपने स्किल से जाना जाता था वो। अब आप कहाँ रिपोर्टर है? रिपोर्टर की फौज गायब कर दी गई है। एनाइफिकेशन है ना? हो गया। हाँ, एनाइफिकेशन हो गया है। तो एजेंसी के जरिए आता है जिसमें सवाल जवाब नहीं होते हैं। ये कह दिया जी, ले जाओ यही सुना दो। ये जनता का अपमान है, दर्शक का अपमान है। और मैं हमेशा कहता हूं कि दर्शक को उस कुर्सी से उठकर चले जाना चाहिए, जिसके लिए आप 1 घंटा दे रहे हैं। तो आप बेचैनी, आपको आश्वस्त करने वाली सूचनाएं चाहिए। प्योर इंफॉर्मेशन होता है जितना, उतना ही डेमोक्रेसी श्योर होता है। और ये आप टेलीविजन को देखिए कि ज्यादातर टेलीविजन, और अब मैं अपवाद की बात नहीं करना चाहता, सारे के सारे किसी न किसी रूप में इस खेल में पड़ गए हैं। अगर रिपोर्टर की फौज खत्म हो गई है, तो बगैर रिपोर्टर की सेना के क्या आप ऐसे किसी पत्रकारिता की कल्पना कर सकते हैं जिसमें समृद्धि हो किसी प्रकार की? क्या उसमें सूचना की समृद्धि आ सकती है? मुझे तो नहीं लगता है। अब आप 5 एंकर के भरोसे कर रहे हैं और आप उसको स्टार बनाते हैं। हाँ, ये आ गए, फलाना आ गए, वो आ गए, फूफा आ गए, मौसा आ गए। हाँ, लेकिन वो कितना कुछ जानता है? वो नहीं जानता, उसके पास सूचनाएं नहीं है। तो जिस वक्त, जैसे दिल्ली का ही आप उदाहरण ले लें, तो दिल्ली में दंगे हुए, तो इस वक्त दिल्ली राजधानी, आप सोचते होंगे कि ये मीडिया का कैपिटल है। हाँ, लेकिन आप देख लीजिए क्या रिपोर्टिंग है, बहुत कम रिपोर्टिंग है जिसमें जवाबदेही फिक्स कर पाए आप। यही दंगा हो गया, 3 दिनों तक पता ही नहीं चला कि कौन शुरू किया, क्या हो रहा था।
तो इस राजधानी की बात, ये इसलिए हुआ कि रिपोर्टर का तंत्र ध्वस्त हो गया है। एंकर को एक लाइन का टॉपिक चाहिए होता है और 4 गेस्ट आते हैं, और उसमें वो गेस्ट अगले दिन आपको नाली पे भी आता है, अगले दिन पानी पे भी आता है, फिर पाकिस्तान पे भी आ जाता है। उसकी भी अपनी एक सीमा है। तो अगर आप उन कार्यक्रमों को देख रहे हैं तो विश्लेषण कीजिए कि आप कितना जानते हैं। तो हम इंफॉर्मेशन सीकिंग और रीडिस्ट्रीब्यूटिंग मीडिया नहीं है, हम नैरेटिव कहीं से उठा रहे हैं और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पर उसका ये एक और कमजोर पहलू- करता है। एक और पहलू है रवीश, जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। और आजकल जो टॉक शोज, मैं भी एक टॉक शो होस्ट करता हूं, उनके नाम ही अगर आप देखेंगे, टक्कर, दंगल, आर पार, वो तीर चल रहे हैं, भाले चल रहे हैं, और महाभारत, ललकार, ऐसे ऐसे नाम है, पर व्यूअर देख रहा है। नहीं, मैं नहीं मानता कि इसमें व्यूअर का कसूर नहीं, है। ये जो टीआरपी का जो खेल है, टीआरपी अगर- आती है, वो भारत पाकिस्तान मैं करते तो रहो, दुनिया का पहला हिंदू 0 मुस्लिम- टीआरपी एंकर हूं। आपकी दुनिया में एग्जिस्ट करता हूं, ऐसी बात नहीं है, मैं एग्जिस्ट करता हूं। बात यह है ना संदीप, आप एक और मैं एक बात कहता हूं, आप अपने दफ्तर में या कहीं भी आप एंकरों की मेहनत देखिए। जब मैं एंकर बना तो 4 दिन में ही कहने लगा कि ये अजीब काम है, इसमें तो सर्फ के भी 250 रुपए बच जाएंगे क्योंकि कपड़े भी गंदे नहीं होते हैं। मैं कहता ये बढ़िया है यार, ना जीन्स धोने की जरूरत है, ना शर्ट धोने की जरूरत है, चेहरे पे चमकाओ और आके बैठ जाओ और कुछ भी बोलते रहो, है ना। तो उसमें मेहनत नहीं है। तो जिन एंकरों को दिया गया, आप इसको फिजिकली मेजर कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं कि वो अपने प्रोग्राम के लिए कितना मेहनत करते हैं। सच बात यह कि कोई नहीं करता है। ये ड्रामाबाजी बंद होना चाहिए। सच्चाई बात यह है, कोई पढ़ के नहीं आता है और जाकर वहां पर बैठकर अपने मैनरिज्म का प्रदर्शन करता है ना, कि थोड़ा आप डाइटिंग कर लिए हैं तो फिट लगते हैं, जिम में है तो बाइसेप्स अच्छा है। ये जर्नलिज्म नहीं है ना। जर्नलिज्म का मतलब है इंफॉर्मेशन लाना और देना। पर लोग तो देख रहे हैं। लोग नहीं देख रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि लोग, ये बात कहना कि लोग देख रहे हैं, ये पूरी तरह से सही नहीं है। अगर ये बात सही होती तो वो कौन लोग हैं जो मुझे हर रात YouTube पे 1 मिलियन व्यू, 2.3 मिलियन व्यू, 3.6 मिलियन गाली व्यू, भी बहुत पड़ती है। गाली पड़ती है तो उसमें कोई बात नहीं। गाली देने वालों का तो एक सरकार ने तंत्र खड़ा किया है ना, तब वह पड़ रहा है। लेकिन जनता ने प्यार करने वालों का तंत्र खड़ा किया है ना, तो वो भी तो देखना पड़ेगा। तो हमने दर्शकों तक सूचना ले जाने के लिए मेहनत नहीं की। मैं अपने ही चैनल की बात बता रहा हूं, मैं अपने प्रोग्राम्स की क्लिपिंग्स नहीं बनाने देता। बहुत रेयर होता है तो वो मान भी गए हैं, उनको समझाया जाके कि नहीं आप मत कीजिएगा ऐसा। क्योंकि मैं अपने दर्शकों से यही कहता हूं कि अगर आपको दर्शक बनना है तो एक जिम्मेदारी का काम है। ये हुले लेले का काम नहीं है कि आधे घंटे के प्रोग्राम में 10 मिनट का क्लिप निकाल के 10 सेकंड का लेके आप उसको वायरल कराते हैं। और आप देख लीजिए कि उसके कोई दूसरे छोटे बड़े क्लिप्स नहीं होते हैं, लेकिन तब भी 1 मिलियन क्लिप्स होते हैं। तो क्या ये खराब है? क्या सारी दुनिया मुझे देख लेगी? नहीं देखेगी, वो पर्याप्त है। नहीं तो है ना? YouTube क्या जरिया हो जाएगा? चैनल देखना मैं बंद कर दे, बता रहा हूं YouTube आपको, देखो। वहां पे एक नंबर लिखा होता है ना। टीआरपी का आप भी जानते हैं कि 20,000 मीटर का क्या फर्जीवाड़ा है, वो आपको पता है। उसमें बहुत सारे विवाद है। पर YouTube में एक पता चलता है कि एक नंबर उसमें लिखा रहता है, उसको कोई चैलेंज करे तो वो अलग बात है। पर मेरी नज़र में वैसा कोई गंभीर चैलेंज नहीं है तो फिर मुझे भी बताइए। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप दर्शक को हल्का बनाएंगे, आप यही कर रहे हैं मीडिया के जरिए ना, गिव एंड टेक होता है। तो टीवी जब आया तो टीवी क्या कर रहा था, टीवी के पहले दुनिया में क्या हो रहा था, आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आपको मैं ले चलता हूं 18वीं और 19वीं सदी के अमेरिका में। ठीक, अमेरिका में फांसीवाद नहीं आया। जब उस वक्त प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में दुनिया पलट रही थी, तो क्यों नहीं आया? वजह यह थी कि अमेरिका में या कोई 1600 या 1700 के आसपास पहला अखबार बन जाता है और प्रिंट का कोई 500-600 साल का इतिहास है। लेकिन टेलीविजन के आने से पहले जो प्रिंट अखबार का जो इतिहास था वो 400 साल का हो गया था। तो प्रिंट ने एक कल्चर बनाई थी बातों को गंभीरता से कहने की और उसमें विस्तार से तथ्यों के साथ कहने की। तो अमेरिका में एक लिसियम मूवमेंट चलता था, तो जिसमें लिंकन होते थे, उनके प्रतिद्वंदी होते थे और उन दोनों के बीच डिबेट होता था। और वो डिबेट हाव भाव के प्रदर्शन का डिबेट नहीं होता था, लिखकर लाना पड़ता था अपने सोर्सेस के साथ और बात करनी पड़ती थी। 2 घंटा लिंकन साहब बोलते थे, 2 घंटा उनके प्रतिद्वंदी बोलते थे और फिर 1-1 घंटा जवाब होता था। और लोग इसके लिए 2-2 दिन तक उस डिबेट को देखते थे। और उस वक्त अमेरिका में ऐसे डिबेट होने वाले, मैं आपको 18वीं सदी की अमेरिका की बात कर रहा हूं, जहां अभी बिजली नहीं आई है।
अभी बिजली का बहुत प्रसार नहीं हुआ है, अगर आई है तो वहां पे एक एक हॉल की बुकिंग होती थी, हॉल नहीं मिलते, 3000 हॉल थे वहां पे। जब टेलीग्राफ आता है तो वो क्या करता है कि उस सारे कॉन्टेक्स्ट को काट के एक फोटो में घटना को बदल देता है, और आपको लगता है कि दुनिया में विदेश नीति वही है कि टेक्सास स्टेडियम में प्रधानमंत्री और ट्रंप हाथ मिला रहे हैं, तो वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट करता है। यही काम टेलीविजन भी धीरे धीरे करने लगता है, और करते करते अब तो जो सूचना और डिबेट का जो एक मिश्रण था वो गायब हो गया संदीप। तो अब आपको समाज ही हमने ऐसा बना दिया है, कुछ श्रृंखल संखल समाज होता जा रहा है। कम सूचनाएं होंगी, लोग बेचैन होंगे, बेवजह हिंदू पे, बेवजह मुसलमान पे शक करते चलेंगे और मार देंगे। आपको एक छोटा सा और उदाहरण देता हूं। 1947 के साल में, ये वही देश है ना, वही जमीन है, इन अफवाहों के चलते सभी ने एक दूसरे को मिला के 20 लाख से ज्यादा लोगों को मार दिया था। उसमें अखबारों की भूमिका बहुत भयानक थी, और आप नेहरू, सरदार पटेल, राजकुमारी अमृत कौर, इन सब के कॉरेस्पॉन्डेंस को देखिए। आज भी उर्विश कोठारी ने लिखी ये बात प्रिंट में, लेकिन उसके आगे की जानकारी मैं देता हूं। इस तरह के एक हिस्टोरियन हैं यास्मीन खान, आप उनकी किताब पढ़ सकते हैं, पढ़नी चाहिए आपको, द ग्रेट पार्टीशन। तो उसमें जो हिंदू अखबार का जो एडिटर है वो कल्पनाएं गढ़ता है कि मुसलमानों का दल वहां आ गया है रात में और इतने लोगों को मार गया है। उसी तरह से जो मुस्लिम लीग के उर्दू अखबार थे वो भी इस तरह की कल्पनाएं और अफवाहें फैलाते हैं कि रात में फलानी जगह पे हिंदुओं का आ गया है और अटैक कर दिया है। नतीजा ये होता था कि अगली सुबह उसी से मिलती जुलती घटना कहीं और हो जाती थी जो नहीं हुई होती थी, और हजारों लोग मर जाते थे उसमें। तो इस स्थिति से निपटने के लिए जालंधर, लाहौर, अमृतसर और एक और जगह है, इन जगहों पे 20,000 अखबार एयर ड्रॉप किए गए थे। 20,000 अखबार। तो हम इस फेक न्यूज, र्यूमर और जिस तरह का एक सांप्रदायिकता इस चैनल में आई है, उसके खतरों को गंभीरता से हमें देखनी चाहिए। हमारे जो सबसे बड़े आदर्श हैं, पूर्वज हैं हिंदी पत्रकारिता के, गणेश शंकर विद्यार्थी, उनकी हत्या इसी की वजह से हुई। वो दंगा रोकने के लिए गए थे। गांधी से पहले उस गांधीवादी की हत्या हो चुकी थी, और फिर गांधी की भी हत्या होती है। और उनकी प्रताप की राइटिंग पढ़िए आप, वो प्रताप के पहले संपादकीय में लिखते हैं कि हम सांप्रदायिकता को बढ़ावा नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। लेकिन आज, और आप जाकर देख लीजिए कि जो नैरेटिव जर्नलिज्म आया है, ये नैरेटिव जर्नलिज्म स्टेट का जर्नलिज्म होता है। ये स्टेट की नैरेटिव होती है। जनता का एक भी आप नैरेटिव बता दीजिए जो चल रहा है। 2 लाख किसान आए, किसी अंग्रेजी चैनल में आपने देखा? हिंदी चैनल भी अब उस तरह से हो गए। तो हर चैनल को जनता से दूर किया गया है, स्टेट का पार्ट बना दिया गया। तो हमने, जो मैं कह रहा हूं कि 1947 में हमने इतने लोगों को मारा इन्हीं अफवाहों की वजह से। और जब स्टेट क्रिपल करता है, ढहता है, हमारी जिम्मेदारी थी कि हम होम मिनिस्टर को क्वेश्चन करें, हम दिल्ली पुलिस को क्वेश्चन करें। ये तुरंत बंद होकर ताहिर हुसैन बनाम कपिल मिश्रा के नैरेटिव में चला गया। नैरेटिव आपको यहीं ले जाता है, जमीन की घटनाओं को हटा देता है। उस वक्त क्या हो रहा था? जो 47 में हो रहा था वही नैरेटिव, और वही 2020 में हो रहा है वही नैरेटिव। क्योंकि उस वक्त मीडिया नहीं था, मीडिया था पर स्टेट नहीं था। पर ये नैरेटिव बदला कैसे है? बदला, इसकी भी एक हिस्टोरिकल प्रोसेस है। मैं राजदीप से भी यही बात पूछ रहा था। हाँ। लाल कृष्ण आडवाणी का वो फेमस कोट है, they were asked to bend, they began crawling। अब उसका कोई मतलब नहीं रह गया है। अब वो जो कहने वाला ही बेंड कर गया है, तो फिर उनके कोट को लेके हम क्यों बात कर रहे हैं, है ना? नहीं, पर आज की तारीख कहने वाले आडवाणी जी की क्या हालत है वो जानते होंगे। मीडिया साष्टांग हो गया है, खत्म हो गया है। वो पहले खत्म हो गया था 2014 के पहले। तो वो तालिबान आ गया, तालिबान चलता था हर चैनलों पे। एक चैनल पे दिन रात चलता था कि 2012 में दुनिया खत्म हो गई है ना? और कोई एंकर भूतों के यहाँ चले जाते थे खंडर में कि भूत खोज रहे हैं रात को। अभी भी खोज रहे हैं। हाँ, वो अभी भी खोजते हैं। मैं तो अब टीवी नहीं देखता, लेकिन अब बताइए, अभी भी खोज रहे हैं। तो भूत खोजते हैं। क्या आप इसकी पढ़ाई इसी के लिए पढ़ रहे हैं कि रात को जाके भूत खोजेंगे? आप खोजिए फिर, मुझे तो इसका कुछ कहना नहीं है। फिर कहना बहुत जरूरी था। दर्शक होना बहुत जिम्मेदारी का काम है, ये हंसी मजाक का नहीं है। आपको हंसी मजाक करना है तो उसी चैनल पे बहुत सारे बकवास प्रोग्राम आ रहे हैं, उसी टीवी पे, आप वो देख लीजिए। लेकिन हमने इसको बिगाड़ा, स्पीड न्यूज लेके आए। स्पीड न्यूज क्या था संदीप? वो था कॉन्टेक्स्ट को खत्म करना। जब तक आप देख रहे हैं एक लाइन में सचिन ने छक्का लगा दिया, दूसरे लाइन में 300 आदमी मर गया, चौथे लाइन में वो चीन पहुंच गया। तो कोई कॉन्टेक्स्ट, समझदारी की चीजों को खत्म किया गया। वो पहला टिकटॉक था, है ना?
और आज आप टिकटॉक में क्या करते हैं? जो स्पीड न्यूज में कर रहे थे वही आप कर रहे थे। अगर हम इस तरह का अगंभीर अस्थिर समाज बनाएंगे तो उसका नुकसान हमको भी एक दिन होने वाला है कि आखिर आप इस पागलपन के दौर में कब तक आप इस झंझावात को सहते रहेंगे? आप एक व्यक्ति है ना, आपका स्टेट खत्म हो गया है। आप देखिए कि कोई पुलिस का प्रोटेक्शन नहीं है, लोग खुलेआम मेरे बारे में ही आज ही लिख रहे हैं कि गोली मार दो इसको, कोई एक्शन नहीं है। क्या पहले यह संभव था? ये पहले संभव नहीं था, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने आके इस प्रक्रिया को और तेज बना दिया है। दिन दुनी रात चौगुनी इस तरह से उसका स्पीड काफी बढ़ा दिया है। तो अब आप कोई स्टेट नहीं है। उस वक्त 47 का बता देता हूं, कभी पूछिए कि सरदार पटेल क्यों नहीं दंगा रोक पाए? इसलिए कि 22,000 अंग्रेजों की सेना थी, उसमें से 13,500 विदेशी थे, चले गए अपना सामान बांध के। जब अनाउंस हुआ कि हिंदुस्तान आजाद होगा तो उन्होंने कहा तुम जानो। बनारस का कह रहा है, जो कलेक्टर था वो शाम को ड्रिंक कर रहा है, अपना पार्टी का प्लान कर रहा है, सोच रहा अगल बगल शिकार का है कहीं पर वो कर लेते हैं, लोग मर रहे हैं, लोग मदद के लिए जा रहे हैं। तो हम जब नया भारत नया पाकिस्तान बना तो स्टेट नहीं था ही नहीं, हमारे पास सिपाही नहीं था, पुलिस नहीं थी। तो एक साथ पुलिस बना रही है, उसको उस तरह से अरेंज किया जा रहा है। और यहां वहां से जिन रजवाड़ों के पास छोटी छोटी टुकड़ियां बच गई थी, जिनके पास अपनी प्राइवेट आर्मी थी, उनके मदद की ली गई। यही अलवर में और भरतपुर में, उसमें एक रेफरेंस आता है यास्मीन खान, मैं सोर्स भी बताता हूं जो मैं पढ़ता हूं ताकि आप लोग भी पढ़ें, कि वो राजकुमार साहब जीप में जा रहे हैं सुकेश, और वो लिख रहे हैं कि आज मैंने दौड़ा दौड़ा के मारा, 30,000 मेवों को मारा है दिल्ली के बगल में। हम हिटलर के जर्मनी की बात करते हैं, 30,000। पूरा पंजाब में आप जाके देखिए कि सिखों को किस तरह से मारा गया, हिंदुओं को मारा गया। नोआखली में जाकर देखिए। और जब गांधी क्यों जा रहे थे बिहार में और नोआखली में, बिहार में मुसलमानों ने हिंदुओं को जमकर मारा, वहां पे नोआखली में हिंदुओं ने बिहार में मुसलमानों को मारा, और वहां पे मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा। तो गांधी जा रहे थे, गांधी को पता था कि इस हिंसा का बिना शर्त इसका प्रतिरोध करना है और प्रायश्चित करना है। क्यों? क्योंकि इसकी मेमोरी ट्रेवल करती है। जो लोग मारे गए लाखों लोग, वो तो भूल नहीं पाए होंगे, उनके आसपास के परिवार के लोग सदमों में रहते होंगे, फिर वो कम्युनिटी नैरेटिव बनती चली जाती है। और जो लोग मार के बच गए वो अपना गौरव भाव का व्यापार करते होंगे कि हमने तो उस वक्त इतना लोगों को मारा। तो ये नैरेटिव ट्रेवल करती है सोसाइटी में, वायलेंस, और समय समय पे कहीं और जाकर फूटती है, कहीं और दंगा हो जाता है, फिर वहां से कलेक्ट होकर नया एजेंसी लेके ये ट्रेवल करता है। फिर दिल्ली में हुआ, दिल्ली के बाद इसी तरह से ये इस मेमोरी जो है ट्रेवल करते करते किस रूप में जाएगी पता नहीं। इस प्रोसेस में एक ऐसा मीडिया आ गया है जिसके पास इतना पावर है, जिसका काम था कि व्हाट्सएप में या ट्विटर में इस तरह के जो गुंडे लोग आ गए हैं, जो राजनीति में हम मान्यता दे रहे हैं। आईटी सेल के लोगों को हम बुलाते हैं टीवी के चैनल शो में, जो लोग अफवाहें फैलाते हैं, गलत वीडियो जारी करते हैं, उनको हम टीवी के डिबेट में बुला के मान्यता देते हैं। तो मीडिया जो है वो इस खेल में लग गया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि टीवी का जो ये दौर है, इसमें कोई सूचना नहीं है, तो आपको कोई घाटा नहीं होगा अगर आप नहीं देखेंगे। आप इतने नकारात्मक नहीं, मैं ये पॉजिटिव बात बोल रहा हूं। मेरे अगर आप 6 महीने के लिए आप टीवी छोड़ दें तो बहुत पॉजिटिविटी आएगी समाज में। तो आपको लगेगा कि समाज में ये लोग इस तरह से बैठ सकते हैं। अभी इन दोनों ने एक दूसरे पर तलवारें नहीं खींची हैं, समाज में भाईचारा है, लोग मिलजुल रहे हैं। हमारा जो मेन काम है, इसमें क्वेश्चन तो करना पड़ेगा। हमारा काम, देखिए, मैं रेलवे स्टेशन पे बिकने वाली सफलता के 100 मंत्र जैसी किताब नहीं बेच रहा हूं। यहाँ पे जो मैं देख रहा हूं, जो मुझे लगता है इस समय में बोलना चाहिए, वो मैं बोल रहा हूं। ये नकारात्मक बात नहीं है। अपने समय को अपनी समझ से, अपने तथ्यों के साथ अगर मैं बोल रहा हूं, ये सकारात्मक बात है। नकारात्मक इसलिए मैं पूछ रहा हूं, बीजेपी के प्रवक्ता आपके पास नहीं आते, प्रधानमंत्री किसी को इंटरव्यू देते हैं, आप एक ब्लैक बैकड्रॉप में लंबी सी एक तकरीर पेश कर देते हैं। वो नकारात्मक है। वो दुनिया के इतिहास का एक बेहतरीन टेलीविजन प्रोग्राम है। उसमें क्या था? ब्लैक स्क्रीन में वो शोर था, जो आप तथ्यों, तर्कों और सूचनाओं को हटाकर एक शोर पैदा कर रहे थे, उस शोर के खिलाफ वो प्रोग्राम था। उसमें क्रिएटिविटी थी। वो नकारात्मक प्रोग्राम नहीं है। दुनिया के इतिहास में अगर आप देखेंगे टेलीविजन में, तो उस तरह का प्रोग्राम नहीं था। बहुत ही डेयरिंग प्रोग्राम था वो। और वो अगर कोई भी टेलीविजन की कला को समझता है तो वो ये बात समझ सकता है। वो नहीं आते हैं, वो उनकी समस्या है, मैं उसको लेकर ज्यादा परेशान नहीं होता हूँ। वो अक्षय कुमार को इंटरव्यू देते हैं, उनका अपना बिजनेस है, ठीक है। लेकिन एक जर्नलिस्ट के तौर पे मैं जानना चाहता हूं कि इंटरव्यू किसने सीख किया? आप तो इंटरव्यू मांगेंगे ना। क्या अक्षय कुमार ने इंटरव्यू मांगा? वो इंटरव्यू कहां एडिट हुई थी? कितना पैसा लगा था उसमें? ये जर्नलिस्टिक काम है।
तो पूछना चाहिए। तो वो उनका अपना है, तो वो नहीं आते हैं। ये सवाल तो है कि इतनी बड़ी पार्टी एक आदमी के पीछे IT सेल खोल के बैठी हुई है, बताइए साहब, है नहीं, काफी स्नेह है ना? पार्टी का आपकी तरफ। अमित मालवीय कमाल है। पकड़ पकड़ के चीजें डाल मतलब देते 6 हैं। साल में कुछ नहीं मिला, ढूंढते रहते हैं, कहाँ फंबल कर गया, कहाँ कुछ कर गया, ढूंढते रहते हैं उनको, कुछ नहीं मिला तो दिन रात अभी भी चल रहा है, कुछ बोला नहीं बोला लेकिन चल रहा है। तो इसमें आप देखिए कि ये चीज अच्छा नहीं है संदीप। अगर स्टेट किसी जर्नलिस्ट को इस तरह से चेज करे, ये अच्छा नहीं है। सवाल मेरा नहीं है, मरते तो बहुत लोग हैं इस देश में, बहुत लोग मारे जाते हैं। कौन रो रहा है दिल्ली के दंगे में जो लोग मारे गए? सवाल एक आदमी के मरने का नहीं है, सवाल है उस लोक व्यवस्था के खत्म हो जाने का, और जिसको खत्म होने में इस समय के मीडिया की बड़ी भूमिका है। और इसको अब कहा नहीं जा रहा है, ये उस वैचारिक रंग ढंग में ढल गया है। तो अब इसका मानव संसाधन इतना बर्बाद हो चुका है कि हो सकता है कि लंबे समय में ठीक हो जाए, पर हम और आप अपने बेहतर और सक्रिय दिनों में इसे ठीक होते हुए नहीं देख पाएंगे। हमने अभी गंभीर बातें की हैं। यहाँ पर ये मीडिया स्टूडेंट्स हैं, ये बडिंग जर्नलिस्ट हैं, ये देश का भविष्य हैं। मीडिया तो गर्त में जा रहा है, जैसे आप कह रहे हैं, हम साष्टांग हो रखे हैं। इनके लिए आपकी एडवाइस क्या होगी? और मैं बहुत ही बेसिक सी बात से शुरू करता हूँ। आप हिंदी भाषी हैं, अंग्रेजी में आप कंफर्टेबल नहीं है, पढ़ता ज्यादा लेकिन अंग्रेजी मल्टीलिंगुअल होना कितना जरूरी बहुत है? जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। आप ये कमजोरी का एहसास होता है आपको? हाँ। कि मैं अंग्रेजी में और मुखर होता और बोल नहीं पाता हूँ, लिख नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं 100% किताबें अंग्रेजी की ही पढ़ता हूँ। वो अलग बात है, रोज मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि रोज उसमें की कुछ ना कुछ 50 बेहतर पेज। लिटरेचर, बेहतर साहित्य अंग्रेजी किताबों में मौजूद है। ये भी एक नहीं, दिक्कत है नहीं। आज की तारीख में। हिंदी में भी श्रेष्ठ चीजें हैं, हाँ। पर अंग्रेजी में ज्यादा है। पर जो मेरे मतलब की चीजें हैं वो अंग्रेजी में ज्यादा मिलती हैं। आप अगर समाज को समझना चाहिए इस देश का, तो आधा गांव पढ़िए राही मासूम रजा का, आप श्रीलाल शुक्ल जी का राग दरबारी पढ़ लीजिए। बहुत सारी चीजें हैं, आप पुराने साहित्य को पढ़ सकते हैं, आप नाटक साहित्य को पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। पर जो मैं आज के दौर में जो मैं पढ़ता हूँ डेटा टेक्नोलॉजी को लेकर, साइंस को लेकर, कि साइंस डेटा आपको हमको किस तरह से बदल रहा है, कि सारा स्पेस छोटा हो गया है संदीप। आप स्क्रीन को देखिए ना, एक लाइन में लिखना है कुछ भी तो सब कॉन्टेक्स्ट खत्म हो गया। पहले था, पहले के जमाने के प्रोग्राम देख लीजिए आप, तो जिसमें एक पर्सनालिटी से बात हो रही है तो सिमी ग्रेवाल कर रही हैं, अनुराधा जी भी करती थी, आप उन्हीं के प्रोग्राम को पुराना देख लीजिए आप, तो उसमें कुछ भगदड़ नहीं थी स्क्रीन के ऊपर, है ना, वो बातचीत हो रही थी। उसका मकसद ये था कि इसको देखते हैं इसका एवोल्यूशन क्या है। लेकिन अब वो एक बदले की वो धूम धाम आने लगता है कि अब इसकी यहाँ पे गोली चलने वाली है। तो एक तरह से हम शूटर की तरफ बनाए जा रहे हैं पत्रकारों को और मीडिया को, तो ये एक बदलाव आ गया है, ठीक नहीं है। तो मेरा अपना कहना है कि हर भाषा को मजबूत कीजिए, लेकिन जो आपकी मुख्य भाषा है उस पर ज़्यादा मेहनत कीजिए। अगर आप सोचने समझने में, और ये मेहनत किताब से नहीं होती है, मेहनत इस बात से भी होती है कि आप चलने फिरने में, चाय की दुकान जाने में या फिर ऑटो में बैठने में आप आम लोगों से कितनी बातें करते हैं। और ये हमारे यहाँ जो एक शब्दों का शुद्धिकरण चलता है कि ये मत कीजिए तो ये नहीं समझेंगे, ये सब बकवास चीजें हैं। आप देखिए जनता के पास 1000 शब्द हैं, हजारों शब्द हैं, आप उन शब्दों को सैनिटाइज मत कीजिए, वापस समाज में ले आइए। जब शब्द आते हैं ना तो अपने साथ बहुत तरह के अर्थ लेकर चले आते हैं, तो थोड़ी स्थिरता, गंभीरता आती है। लेकिन अगर आप अपने आप को पत्रकार मानते हैं तो 2-3 टेस्ट में कहूँगा, अगर आप महीने में 2 किताब नहीं पढ़ते हैं तो आपको ये लाइन छोड़ देना चाहिए, धोखा नहीं देना है ना। फिर क्या है, वो दहेज लेकर वॉशिंग मशीन लेना थोड़ी जीवन का वो है। अपने पेरेंट्स के चेक कीजिएगा, अपने पेरेंट्स का कॉपी चेक करो सबसे पहले घर में कि दहेज का कितना सामान आया था, और कश्मीर पे राय देने वाले डैडी जो हैं 20 साल में कश्मीर पे कितनी किताबें पढ़े हैं। नहीं पढ़े हैं तो उन्हें अशोक पांडे वाली कश्मीर पे किताब ले आके दे दो, बेसिक किताब है, आगे और पढ़ लेंगे। तो ये पढ़िए। और अगर आप कहीं जा रहे हैं, देख रहे हैं समाज की, राजनीति की चीज़ों को, कहीं रैली हुई है, मान लीजिए आपके पास नौकरी नहीं है, क्या आप में ये मन करता है कि जाएं वहाँ पर खड़ा होकर ऑब्जर्व करें कि क्या क्या हो रहा है, उसको लिखें? अगर आप में ये मन नहीं करता तो आपको लाइन अभी से इसके तुरंत मेरे जाने के बाद ही छोड़ देना चाहिए। कहने का मतलब है कि पत्रकार एक अजीब तरह का प्रैक्टिशनर होता है, वो पवेलियन में भी बैटिंग करता रहता है।
मैदान में तो करता ही करता है, जब गाड़ी में बैठता है तब भी वो बैटिंग करता रहता है। तो आपको लगातार सोचना है, लगातार लिखना है, लगातार बोलना है और पढ़ना है। और ये चारों चीजें ऐसी हैं जो आपके दायरे की चीजें हैं और बहुत आसान चीजें हैं। इसको करने के लिए दिन में सिर्फ 4 घंटे चाहिए, उससे भी कम समय में हो सकता है। आप खुद महसूस करेंगे कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा पत्रकार बनना, अच्छा कम्युनिकेटर बनना, ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है और आप बहुत आसानी से इसे हासिल कर लेंगे। लेकिन आप अगर डंडी मारेंगे तो जिंदगी एक दिन आपको डंडा मारेगी। पर याद रवीश, रखिएगा। ये जो आप बात कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर जब आपका हम परिचय दिखा रहे थे तो बहुत से लोगों ने, क्योंकि वो बिहार के थे, ताली बजाई। आप बिहार से एक छोटे से इलाके से आप दिल्ली आते हैं, नामी गिरामी स्कूल कॉलेज में भी आप नहीं पढ़े, लेकिन आप अपना एक रसूख, एक रुतबा कायम करते हैं। तो देखिए, आम जो भी जर्नलिस्ट हैं, बडिंग जर्नलिस्ट हैं, उनको लगता है कि नहीं, कुछ पुश चाहिए, कोई पुल चाहिए, कोई कह देगा तो नौकरी लगेगी। आप अपनी जीवन के उस संघर्ष को इनके सामने किस तरह से बताएंगे? कितना जरूरी है? पुल की जरूरत होती है क्या? कोई नामी गिरामी कॉलेज की तमगा होना चाहिए आपके साथ चस्पा? मतलब आप किसी नामी गिरामी कॉलेज से आकर सीधे आप खराब अंग्रेजी के एंकर भी बन सकते हैं, है ना? तो वो एक्सीडेंट हो सकता है आपकी लाइफ में, लेकिन मान लीजिए कि उससे आपको मौका मिल गया, लेकिन आपने ये जो होमवर्क अपने जीवन में नहीं किया है तो आप कोलैप्स कर जाएंगे। देखिए, पद हासिल करना बड़ी बात नहीं है। कितने लोग यहाँ पर एडिटर हैं, है ना? कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग एडिटर हैं। तो पद हासिल करने से कुछ नहीं होता। जब तक आप कम्युनिकेशन की दुनिया में अपनी क्रेडिबिलिटी, बात की और अपने व्यक्तित्व की नहीं बनाएंगे, आपकी बातों की अब पहुंच नहीं होगी। बहुत मुश्किल। लोगों में झिझक भी होती है, इन बच्चों में झिझक होती है। मुझे भी बहुत झिझक होती थी। ऐसा कुछ भी मैं बना बनाया हुआ प्रोडक्ट नहीं हूं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मेरे अंदर एक खूबी है कि मैं अपने साथी से भी सीखता हूं। जब मैं फील्ड में गया था तो मैं बहुत अच्छा रिपोर्टर नहीं था, लेकिन मैं ये तुरंत पहचान गया था कि ये भाई साहब बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, इनके पास सोर्स है, सोर्स से बात करने की कला है। तो मैं सीखता था कि ये कैसे ये लोग बात करते हैं, सबको ऑब्जर्व करता था। तो बहुत लोगों से खुद सीखा। अगर आप सोचेंगे हमको कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप हैं, ये तो इनको कुछ आता नहीं है और ये नहीं, हम अपना कर लेंगे, तो इसमें आप सीखते नहीं हैं। इसमें इतने सारे लोगों में एक आदमी की दुकान चल जाएगी, बल्कि 90% लोग फेल हो जाएंगे। अगर 90% लोगों को सक्सेस रेट में आना है तो मेरे रास्ते पे चलना पड़ेगा। आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, दफ्तर में उतार चढ़ाव होता रहेगा, लेकिन आप अपनी पढ़ाई, लोगों से मिलना, स्टोरी सर्च करना, लिखना, ये आपका ये प्रभावित नहीं होना दरवाजे खोल के रखना होगा। और ये सब जो इंक्रीमेंट के दिनों में भी लोग चले आते हैं, कहते तुम्हारा नहीं हुआ, मैं तो ये स्टोरी नहीं करूंगा, ये काम मैंने नहीं किया जीवन में। मैं अपनी स्टोरी, अपने काम को लेकर उसको एक अलग डिपार्टमेंट मानता था कि वो मेरा है, मेरे जीवन का, मेरे शरीर का, मेरी आत्मा का हिस्सा है। तो मैंने उसके साथ कोई बेईमानी, आलस उसके साथ नहीं किया। बाकी ज़िंदगी में कौन लोग मुझसे आगे चले गए, अभी भी मुझसे कई लोग आते हैं, कहते हैं कि वो मुझसे आगे चला गया, मैं कैरियर में 6 साल उससे सीनियर हूँ। तो मुझे ये बात सचमुच समझ में नहीं आती है। मुझे समझ में नहीं आती कि ये क्या है। इसका मतलब आप इस कमरे में खड़े होकर सोच रहे हैं ना, पूरी दुनिया आपसे आगे चली गई है। इतने बड़े ब्रह्मांड में आप यहाँ खड़े होके आप कह रहे हैं कि वो मुझसे आगे चला गया। कोई आगे नहीं जाता, हम सब अपनी अपनी जगह पर हैं। तो आप जितनी तैयारी करेंगे उतना आप बेहतर हो। सेल्फ एक्चुअलाइज करना हाँ, इस फील्ड में यही हासिल करना चाहिए कि आप सूचना को, कहानियों को कितनी रचनात्मकता के साथ, विश्वसनीयता के साथ और इंसानियत के साथ लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ये हासिल करना चाहिए। इसके अलावा बाकी चीज़ें मिल जाएं, अच्छा पैसा मिल जाए, वो भी ज़रूरी है, अच्छे तरीके से रहें, वो भी ज़रूरी है। लेकिन नहीं मिलता है तो अपने खर्चों को सीमित रखें। ये मैं शुरू से करता था। मुझसे कम कमाने वाले लोग भी जाकर लोन पे बड़ी गाड़ी खरीद लेते थे, मैंने आज तक नहीं खरीदी, है ना? तो अपने आप को उन चीज़ों में कम फंसाया। जहाँ ज़रूरत थी, जितनी ज़रूरत थी, ज़रूर फंसाया कि ठीक है, ये मेरे लिए ज़रूरत है, ज़रूर खरीदा, अच्छा खाना भी खाया, ऐसी बात नहीं है।